news tonight. A Malaysia Airlines flight. Malaysia Airlines flight MH370. Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to Beijing. एक चौंकाने वाले मोड़ में मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, जिसमें 4 अमेरिकियों सहित टोटल 239 लोग सवार थे। यह फ्लाइट अचानक से रेडार स्क्रीन से गायब हो गई। इस विमान रहस्य ने दुनिया को सदमे और अविश्वसनीय में डाल दिया। कई सालों से इन्वेस्टिगेटर्स ने समुद्र की गहराइयों में इन्वेस्टिगेशन की है और विमान के रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए बहुत से फ्लाइट रिलेटेड एविडेंस की जांच भी करी है। सालों की सर्चेस और एनालिसिस के बावजूद विमान के रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे की सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं चला है। लेकिन क्या होगा? जिन सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं वह कुछ हाल ही में हुई खोजों और कुछ एक्सपर्ट्स की सिद्धांतों में छुपे हो। आज हम बहुत सी फ्लाइट रिलेटेड डिस्कवरीज और दिमाग को हिला देने वाले कुछ एक्सपर्ट के सिद्धांतों को भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आज आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के अंधेरे रहस्यों पर रोशनी डाल सकते हैं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370, जिसे MH370 के नाम से भी जाना जाता था, मलेशियाई एयरलाइंस द्वारा ऑपरेटेड एक इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट थी। यह चीन की राजधानी बीजिंग की ओर जा रही थी, जिसमें 200 से अधिक यात्री और 12 मलेशियाई ड्राइवर्स ग्रुप के मेंबर्स के साथ इस फ्लाइट में 14 अलग-अलग देशों से आए टोटल 239 यात्री सवार थे। 8 मार्च 2014 को लोगों से भरी ये फ्लाइट विशाल महासागर और जमीनों को पार करती हुए यात्रा पर निकल पड़ी। H370 ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग के लिए उड़ान भरी इस फ्लाइट से उम्मीद थी कि यह फ्लाइट 5 घंटे 34 मिनट में लगभग 5,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। फ्लाइट के कैप्टन जहरी अहमद शाह, जो 53 साल की उम्र के थे, और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद, जिनकी उम्र 27 साल की थी। फारिक अब्दुल हामिद अभी भी ट्रेनिंग ले रहे थे। यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा थी। इस यात्रा के बाद वो एक फुली सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। यह दोनों फ्लाइट MH370 को कंट्रोल कर रहे थे। यह फ्लाइट एडवांस बोइंग 777-200 ER फ्लाइट थी, जो अपनी लंबी दूरी की उड़ानों के लिए कई एयरलाइंस द्वारा सम्मानित और पसंद की जाने वाली फ्लाइट थी, जो अपनी सुरक्षा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए जानी जाती थी। जैसे ही यह फ्लाइट रात के आकाश में चढ़ी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। हालांकि 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग की अपनी निर्धारित उड़ान के दौरान विमान अचानक रेडार स्क्रीन से गायब हो गया। घटना के इस खतरनाक मोड़ ने इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया और वर्षों से जांचकर्ताओं ने इस रहस्य को उजागर करने की उम्मीद में समुद्र की गहराइयों में सर्च ऑपरेशन किए हैं और सबूतों के हर टुकड़े की सावधानीपूर्वक जांच की है। उनकी कोशिशों के बावजूद मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के लापता होने के पीछे की सच्चाई एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। कैप्टन जहरी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद, जो फ्लाइट के यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, करीब रात के 1:01 पर विमान ने फ्लाइट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से अपनी नियमित आधे घंटे की डेटा रिपोर्ट प्रसारित की। रिपोर्टिंग के मुताबिक विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। बोर्ड पर किसी परेशानी का कोई संकेत नहीं था। लगभग रात के 1:07 पर एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ने अपना यह संदेश दिया कि फ्लाइट के सभी सिस्टम्स सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। अगला अपडेट 1:37 पर आना था, लेकिन ये अपडेट कभी नहीं आया। सबसे भयावह क्षण रात के 1:19 के आसपास हुआ, जब विमान वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। फ्लाइट के कॉकपिट से कैप्टन ने कुआलालंपुर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया और कहा, गुड नाइट मलेशियन फ्लाइट 370। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनका आखिरी कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद फ्लाइट रेडार स्क्रीन से गायब हो गई वैज्ञानिक यह समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे
कि फ्लाइट MH370 का क्या हुआ, और उन्होंने कुछ चौंकाने वाली खोजें भी की हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स ने अपनी थ्योरीज भी दुनिया के सामने रखी है जो आपदा के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। सबसे दिलचस्प खोजों में से एक यह है कि रेडार से गायब होने के बाद विमान लगातार 6 घंटे तक हिंद महासागर में स्थित सैटेलाइट से रुक कर संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, और वह संपर्क करने में कामयाब रहा। यह सैटेलाइट लंदन में स्थित इनमर्सेट नामक एक कंपनी का था। इसका मतलब यह है कि विमान को अचानक किसी विनाशकारी घटना का सामना नहीं करना पड़ा होगा। इसके बजाय यह तेज गति और ऊंचाई पर उड़ता रहा होगा। लेकिन फ्लाइट का सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बनाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि फ्लाइट के कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे पैसेंजर इक्विपमेंट, कॉकपिट टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेटेड मेंटेनेंस रिपोर्ट्स जानबूझकर बंद या डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे। विमान द्वारा सैटेलाइट के साथ 7 बार कम्युनिकेशंस करने की कोशिश की गई थी। यह कम्युनिकेशन हल्की फुसफुसाहट की तरह थी। इसमें से 2 बार विमान द्वारा सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की गई थी और 5 बार इनमार्सेट ग्राउंड स्टेशन द्वारा फ्लाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें छोटे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी शामिल थे। इसके अलावा फ्लाइट द्वारा 2 सैटेलाइट फोन कॉल भी किए गए थे, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया था या फिर दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये चौंकाने वाली खोजें तो बस शुरुआत हैं। फ्लाइट MH370 के गायब होने के पीछे और भी बहुत सी बातें हैं जिनको हम आगे वीडियो में जानेंगे। हालांकि फ्लाइट द्वारा सैटेलाइट के लिए की गई कॉल्स से रिसर्चर को फ्लाइट के बारे में बहुत सी जानकारी भी मिली थी। इनमें से ज्यादातर कम्युनिकेशन उन 2 वैल्यू से जुड़े थे जिन्हें हीमा नामक एक व्यक्ति या किसी सिस्टम ने रिकॉर्ड करना शुरू किया था। इन्वेस्टिगेटर्स को रेडार इंफॉर्मेशन, मलेशियाई एयरफोर्स की सीक्रेट डिटेल्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंप्यूटर की रेडार जानकारी से पता चला कि विमान अचानक साउथ वेस्ट की ओर मुड़ गया, फिर वापस मैले पेनिनसुला के ऊपर चला गया और पेनांग आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसके बाद यह नॉर्थ वेस्ट की ओर उड़ गया और फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका नाम की एक जगह से गुजरा और फिर अंडमान ओशन के ऊपर रेडार स्क्रीन से गायब हो गया। उड़ान का यह हिस्सा 1 घंटे से अधिक समय तक चला, जो अजीब था क्योंकि यह सामान्य अपहरण या दुर्घटना जैसा नहीं लग रहा था। MH370 की जांच में शुरू से ही इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत परेशानी हो रही थी। दुनिया भर के लोग लंबे समय से इस रहस्य के पीछे की वजह को जानने के लिए बेताब थे। यात्रियों के परिजन इस बड़े नुकसान से काफी दुखी थे। यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हवाई जहाज अचानक से हवा में गायब हो सकता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह बोइंग 777-200 ER फ्लाइट थी जो अपनी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन की गई थी। इसलिए हवाई जहाज के गायब होने से अलग-अलग एक्सपर्ट्स ने अपने-अपने विचार सामने रखे हैं। इनमें से कुछ धारणाएं बहुत अजीब हैं, क्योंकि रिसर्चर्स को मलेशियाई ऑफिसर द्वारा इस घटना के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी और कुछ बातें रिसर्चर्स से छुपाई भी गई थी। लेकिन मलेशियाई एयरफोर्स के प्रयासों की वजह से विमान के अजीब तरीके से रास्ता बदलने के बारे में सच्चाई सामने आने लगी। लंदन में टेक्नीशियंस ने यह पता लगाने के लिए डॉपलर शिफ्ट लॉग नामक चीज का उपयोग किया कि विमान वास्तव में कहां था। यह अद्भुत खोज सुबह 2:40 के आसपास मार्सिले में हुई। इससे पहले इनको लगा कि विमान सीधे रास्ते में जा रहा था, लेकिन बाद में इन्हें पता चला कि वह एंटार्क्टिका की ओर जा रहा था। उनको पता चला कि फ्लाइट अपने प्लान्ड रूट पे जाने की बजाय फ्लाइट ने अचानक साउथ की ओर दिशा बदल दी। यह मूवमेंट इंडोनेशिया के नॉर्दर्न आइलैंड सुमात्रा के ऊपर घटित हुआ था। एनालिसिस में कुछ अनसर्टेनिटीज के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना था कि हवाई जहाज ने एंटार्क्टिका दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी थी, या फिर पायलट उसको एंटार्क्टिका की तरफ ले जाना चाहता होगा और यह विमान जहां होना चाहिए था वहां से काफी दूर था। लगभग 6 घंटे बाद रिसर्चर्स ने डॉपलर डेटा से पता लगाया कि विमान ने तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। यह नॉर्मल स्पीड से 5 गुना अधिक तेजी से नीचे उतर रहा था। कुछ ही मिनटों में यह दुखद रूप से समुद्र में गिर गया। इतनी तेजी से नीचे उतरने के कारण हवाई जहाज ने समंदर में गिरने से पहले ही अपने कुछ हिस्से खो दिए थे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंडिकेट्स करते हैं
कि यह एक जल लैंडिंग नहीं थी, बल्कि एक विनाशकारी घटना थी। ऐसा लग रहा था कि हवाई जहाज तुरंत ही कई टुकड़ों में बिखर गया हो। दुर्घटना के बाद एक्सपर्ट्स ने यह पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने सैटेलाइट से रिसीव्ड हुए डेटा को देखा, लेकिन यह रहस्य को सुलझाने के लिए काफी नहीं था और इसी के चलते रहस्य अनसुलझा रह गया। दरअसल उड़ानों के दौरान एयरप्लेन कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट्स का उपयोग करते हैं। हालांकि पुराने सैटेलाइट हमेशा उम्मीद के मुताबिक सिग्नल नहीं भेज पाते, क्योंकि सैटेलाइट ऑर्बिट का झुकाव और टेम्परेचर जैसे कारणों से सिग्नल्स पर इफेक्ट पड़ता है। इससे विमान के सिस्टम को सटीक रूप से सही से एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है और सैटेलाइट से मिली इंफॉर्मेशन से उन्हें यह भी पता चला था कि यह फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद भी कई घंटों तक उड़ती रही। मलेशियाई ऑफिसर्स ने पहले तो इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाद में इस बात को स्वीकार किया कि यह रिपोर्ट सच है। मलेशियन सरकार लापता विमान की जांच के दौरान अपने अजीब व्यवहार के लिए जानी जा रही थी। फ्लाइट MH370 के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में बात करें तो यह लोगों के लिए सच में डरा देने वाली और बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। शायद इसलिए लोग सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे थे। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के इन्वेस्टिगेटर्स को इस मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको मलेशियन सरकार ने पहले से ही उन्हें वह सारी जानकारी नहीं दी थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। साथ ही जो जानकारी उन्होंने उनको दी थी, उसके चलते इन्वेस्टिगेटर्स ने साउथ चाइना सी में हर जगह खोज प्रयास जारी कर दिए थे। लेकिन एक विशाल समुद्र में विमान को ढूंढना कोई आसान बात नहीं है, इसीलिए समुद्र में विमान का मलबा ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। यदि मलेशियाई ऑफिसर्स शुरू से ही सारी जानकारी उन्हें प्रोवाइड कराते, शायद उन्हें विमान का तैरता हुआ मलबा मिल जाता और साथ ही उन्हें विमान के मलबे का पता लगाने में मदद भी मिल सकती थी। और अब हम बात करते हैं फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स की। ये वास्तव में फ्लाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सभी हवाई जहाज के सफर को सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि इसमें दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ही ढूंढा जाता है। ब्लैक बॉक्स काले रंग का नहीं, बल्कि ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है और वह कौन सी चीज है जो सबसे पहले इसमें खोजी जाती है। देखिए, इस डिवाइस का नाम फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। ब्लैक बॉक्स में विमान की मूवमेंट, बातचीत, फुटेज, इंजन का डेटा स्टोर होता है। यह बेहद मजबूत स्टील से बना होता है, जिस कारण 2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी इसे खराब नहीं कर सकता। इसे ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है और यह ब्राइट ऑरेंज कलर से बना होता है ताकि इसे फ्लाइट के मलबे में आसानी से ढूंढा जा सके, क्योंकि ये फ्लाइट के बारे में सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ब्लैक बॉक्स को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि खासकर तब जब वे विशाल महासागर में खो गया हो। उदाहरण के लिए, जब एक दूसरा विमान एयर फ्रांस फ्लाइट 447 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, रिसर्चर्स को इस बात का अच्छा अंदाजा था कि ब्लैक बॉक्स को कहां ढूंढना है, लेकिन इसके बावजूद उस फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में 2 साल लग गए थे। और समुद्र के गहरे हिस्सों में खोज अभियान शुरू करने से पहले रिसर्चर्स को लगभग 2 महीने की खोज करनी पड़ी थी। लेकिन समुद्र की सतह पर खोज अप्रैल 2014 को ऑफिशियली समाप्त हो गई थी और मलेशिया के गहरे समुद्री क्षेत्रों की खोज करने के लिए सही उपकरण भी नहीं थे। लेकिन फिर मौके पर ऑस्ट्रेलिया ने जिम्मेदारी से इसमें कदम रखा। उन्होंने उन सर्च फील्ड्स का असाइनमेंट्स संभाला जिन्हें सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके पहले पहचाना गया था। समुद्र वास्तव में गहरा और अज्ञात था, इसलिए यह एक बड़ी चुनौती थी। पहली चीज जो उन्हें करनी थी वो थी पानी के नीचे के इलाके की एक्यूरेट मैपिंग, क्योंकि तभी स्पेशल सोनर व्हीकल्स को समुद्र की सतह से कई मील नीचे सुरक्षित रूप से खींचा जा सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि फ्लाइट MH370 का गायब होना एक दुर्घटना नहीं थी। उनका मानना है कि इसकी योजना पहले से ही सावधानी पूर्वक बनाई गई थी और फ्लाइट ने अपने सही रूट की तरफ जाने की बजाय कुछ अजीब मोड़ भी लिए थे, जिसने एक्सपर्ट्स को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया था। आमतौर पर जब कोई फ्लाइट अपने मार्ग से भटकती है तो यह टेक्निकल प्रॉब्लम्स या ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण होता है। लोगों ने फ्लाइट के अजीब तरीके से रास्ते बदलने को समझाने की कोशिश की है। इनका कहना है कि बर्फ
बिजली या पक्षी के हमले जैसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से ऐसा हुआ होगा। कुछ लोगों ने मीटियोराइट या फिर आग लगने जैसी दुर्लभ घटनाओं का भी सुझाव दिया है। यहाँ तक कि मैकेनिकल एंड ह्यूमन इश्यूज जैसे प्लेन के सेंसर और रेडियो इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की इश्यूज और आग, धुआं जैसी चीजों से केबिन में अचानक प्रेशर कम हो जाना, कार्गो एरिया में विस्फोट होना या पायलट की विमान उड़ाने में गलती होना, और वैसे भी फ्लाइट MH370 के पायलटों को कंफ्यूजन या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसीज जैसे बाहरी खतरों की कोई पिछली घटना भी नहीं हुई थी। ये कुछ ऐसा था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन किस्मत से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप का एक सम्मानित मेंबर जिसका नाम माइक था, वो विमान से रिलेटेड रडार डेटा की जांच में शामिल हुआ और उसने फ्लाइट के रडार डेटा की जांच करने का निर्णय लिया। वह एक दिलचस्प थियरी लेकर आया। माइक के मुताबिक एक मोड़ के दौरान विमान 40,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ गया, जो इसकी अधिकतम क्षमता के करीब था। इस पैंतरेबाजी से यात्रियों को मजबूत ग्रेविटी फोर्सेस का अनुभव हुआ होगा, जिसके चलते उन्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि वह अपनी सीटों पर वापस खींचे चले जा रहे हों या फिर उनको पीछे की तरफ जोर से धक्का लगा होगा। इससे यात्रियों को भारीपन महसूस हुआ होगा, जैसे उन्हें अपनी सीटों पर पीछे धकेला जा रहा हो। माइक का मानना था कि फ्लाइट को इतनी हाइट पर जानबूझकर उड़ाया गया था ताकि विमान का प्रेशर जल्दी से कम हो जाए, जिसके कारण विमान में सवार सभी लोग तेजी से डिसेबल्ड हो गए और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि यह कैप्टन द्वारा जानबूझकर लंबी उड़ान के दौरान फ्लाइट अनकंट्रोल्ड बिहेवियर को यात्रियों से छुपाने का तरीका भी हो सकता है, और यदि ऑक्सीजन मास्क अचानक छत से नीचे नहीं गिरे होते तो यात्रियों को दबाव में बदलाव का पता भी नहीं चलता। हालांकि यह मास्क 13,000 फीट से नीचे की ऊंचाई पर केवल 15 मिनट तक ही काम करते हैं। ऐसे में जब विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर होगा तो यात्री होश खो बैठे होंगे और उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि वो छत से लटके हुए मास्क के साथ अपनी सीटों पर बैठे हैं। और उनका कहना था कि मरे हुए यात्री अपनी सीटों पर ही बैठे रहे होंगे और इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक करने लगी होगी। अब बात करते हैं कॉकपिट की, जहां पायलट बैठते हैं। उनके पास स्पेशल ऑक्सीजन मास्क थे जो उन्हें कई घंटों तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते थे। इसलिए अगर किसी ने भी जानबूझकर विमान का प्रेशर कम किया होगा तो वो सुरक्षित रूप से सांस लेने के लिए इनमें से किसी एक मास्क का उपयोग कर रहा होगा। जैसे ही विमान लगभग 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पेनांग द्वीप की ओर बढ़ रहा था और यह रेडार स्क्रीन पर भी दिखाई दिया। द्वीप के आसपास के क्षेत्र में बटरवर्थ नामक एक मिलिट्री एयरबेस था। इसमें मलेशियाई F-18 फाइटर जेट और एक एयर डिफेंस रेडार था। लेकिन हैरानी की बात है कि इस विमान पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इस वजह से माइक को जांच के दौरान विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वहां पर मौजूद किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ चौंकाने वाली चीजों से पता चला कि विमान का कंट्रोल किसी सीक्रेट लोकेशन से नहीं लिया गया था, बल्कि इसे कॉकपिट के अंदर से कंट्रोल किया गया था। यह रात 1 बजे के बीच हुआ जब विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और रात 1 बजे के बीच जब यह रेडार से गायब हो गया। इसी बीच 20 मिनट के दौरान विमान की ऑटोमेटेड पोजीशन रिपोर्टिंग सिस्टम ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को अपना 30 मिनट का अपडेट भेजा। इस अपडेट्स में फ्यूल लेवल और फ्लाइट की ऊंचाई, गति और विमान कहां पर है इसके बारे में जानकारी दी थी। ट्रांसमिशन से पता चला कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन बात यह है कि 2 पायलटों के लिए इस अजीब तरीके से एक ही समय में विमान चलाना असंभव है। उनका कहना था कि जब विमान रेडार से गायब हुआ तो शायद दोनों पायलटों में से एक की मृत्यु हो गई होगी या फिर वह किसी अन्य काम में व्यस्त होगा। इसके अलावा उनका कहना था कि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे पायलट को किसी ने कॉकपिट के बाहर बंद कर दिया हो। इस बीच आगे की जांच से पता चला कि MH370 के पायलट ने शायद ऑटो पायलट मोड को डिसेबल कर दिया था, क्योंकि पायलट ने विमान को सचमुच साउथ वेस्ट की ओर मोड़ा था और वैसे भी प्लेन के ऑटो पायलट सिस्टम से ऐसा करना असंभव है। ऐसा लगता है कि विमान को कंट्रोल्ड कर रहे व्यक्ति ने जानबूझकर विमान का प्रेशर कम कर दिया था और पावर सिस्टम का एक मेन पार्ट या फिर पूरा पावर सिस्टम ही बंद कर दिया था। हम नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इससे गलती से सैटेलाइट लिंक इंटरप्टेड हो गया और जब रिसर्चर्स ने फ्लाइट MH370 के गायब होने के दिलचस्प रहस्य के मामले को अपने हाथों में लिया तो एक और थ्योरी सामने आई
थ्योरी के मुताबिक फ्लाइट को दुर्घटनाग्रस्त कराने के पीछे फ्लाइट का कैप्टन इन्वॉल्व था, या फिर ऐसा तो नहीं कि कैप्टन ने बिना किसी बल प्रयोग के फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, आप विश्वास करें या न करें, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। दरअसल 1997 में सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट सिल्क एयर के कैप्टन ने एक बोइंग 737 फ्लाइट को जानबूझकर तेज स्पीड के दौरान नदी में गिरा दिया। फ्लाइट को गिराने से पहले इस फ्लाइट के महत्वपूर्ण रिकॉर्डर बंद कर दिए गए थे और जानबूझकर इसे नदी में गिरा दिया गया था। इस चौंकाने वाली घटना से पता चलता है कि कैप्टन बिना किसी बल का उपयोग किए बिना बल प्रयोग के विमान का कंट्रोल कैसे ले सकता है। और तो और 1999 में मिस्र की फ्लाइट के को पायलट द्वारा जानबूझकर फ्लाइट को लॉन्ग आइलैंड के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त करा दिया गया था, जिससे विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई थी। ये दुखद घटना साबित करती है कि को पायलट भी इस तरह के कार्यों में शामिल हो सकता है। फ्लाइट MH370 की घटना से ठीक एक महीने पहले मोजाम्बिक एयरलाइंस LAM फ्लाइट 470 के कैप्टन ने फ्लाइट को काफी ऊंचाई से दुर्घटनाग्रस्त करा दिया था, जिसके कारण विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। ये भयावह उदाहरण दिखाता है कि पायलट कभी-कभी भयानक निर्णय ले सकते हैं। और 25 मार्च 2015 में जर्मन विंग्स का एक एयरबस, जिसको जानबूझकर फ्रांसीसी आल्प्स में दुर्घटनाग्रस्त कराया गया था और उसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। दरअसल इस मामले में फ्लाइट के को पायलट एंड्रियास लुबिट्स ने पायलट को कॉकपिट से बाहर बंद कर दिया था। ये उसने तब किया था जब पायलट वॉशरूम गया था और फ्लाइट दुखद रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये मामला विशेष रूप से चौंकाने वाला है, क्योंकि एंड्रियास लुबिट्स ने अभी कुछ साल पहले फ्लाइट MH370 के गायब होने पर भी शोध किया था। इसी के चलते कुछ लोग सोचते हैं कि फ्लाइट MH370 की दुर्घटना के पीछे भी शायद को पायलट शामिल हो सकता है। हालांकि इन सारी बातों पर भी डाउट करने के कई कारण हैं, जैसे कि को पायलट को एक यूथ और आशावादी व्यक्ति बताया गया था, जो अपनी होने वाली शादी को लेकर उत्साहित था। उनकी मानसिक स्थिति के बारे में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर किसी डाउट का कोई सबूत नहीं है। और वैसे भी वो जर्मन विंग्स एयरबस के को पायलट की तरह कम सैलरी और लो रेपुटेशन वाली एक स्ट्रगलिंग एयरलाइन के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वह एक इज्जतदार इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे और एक एडवांस MH370 बोइंग 777-200 ER फ्लाइट को उड़ा रहे थे। और इसी बीच बढ़ती चिंताओं के बीच कैप्टन जहरी भी जांच के दायरे में आए थे। ऑफिशियल ऑफिस में उन्हें एक अच्छे पायलट और एक प्यारे फैमिली मैन के रूप में शो किया गया था। हालांकि खतरे के कुछ सिग्नल हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन उनका परिवार उन्हें एक खुश व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करता है। इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत हैं जिसके मुताबिक वह अपनी जिंदगी से कुछ कठिनाइयों से भी गुजर रहे थे। जब कानून इन्फोर्समेंट ने कैप्टन जहेरी के जीवन पर नजर डाली तो उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिनकी उनको आगे आवश्यकता थी। हालांकि उनकी जांच के नतीजे कोई कंक्लूजन निकालने के लिए पूरे नहीं थे। उन्होंने पाया कि ज़ाहरी काम द्वारा संबंधित दबाव को पॉजिटिवली संभाल रहे थे। उनका डेली रूटीन, दूसरों के साथ रिश्ते और फैमिली लाइफ में भी कोई चेंज नहीं देखा गया था। और इसके अलावा लोगों से मिलना जुलना और उसके डेली रूटीन का बदलना या उनका उड़ान के दिन काम में इंटरेस्ट ना होना, ऐसा कुछ भी उनके व्यवहार में देखा नहीं गया था। और वैसे भी पिछली 3 उड़ानों की एयरपोर्ट्स के CCTV फुटेजेस में ज़ाहरी एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति और अच्छी तरह से फ्लाइट के लिए तैयार और बेदाग कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे थे। और उनके चेहरे के हाव भाव सहित उनका सामान्य व्यवहार वही रहा जो एक अच्छे पायलट का होना चाहिए था। हालांकि जिन परेशान करने वाले संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया, उन्हें देखते हुए एक ऑफिशियल रिपोर्ट में जहरी के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी पत्नी के चले जाने के बाद ज़ाहरी ने खुद को अकेलेपन की स्थिति में पाया। उन्होंने कई घंटे अकेले बिताए और वह उड़ानों का इंटरवल का समय बीतने का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। और उसके मन में एक शादीशुदा औरत के लिए भावनाएं भी विकसित हो गई थी। और यहाँ तक कि वह सोशल मीडिया पर मिली 2 जवान मॉडल्स पर भी मोहित हो गया था। दुर्भाग्य से उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए उनकी कोशिश असफल रही थी।
उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें और भी अकेलापन महसूस होने लगा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी सोचा कि वह डिप्रेशन से पीड़ित हो सकता है। और यही नहीं, बल्कि एक दिन फ्लाइट सिम्युलेटर की जांच से एक खोज सामने आई। इस खोज में FBI ने कैप्टन जहारी के फ्लाइट सिम्युलेटर में देखा और कुछ बहुत दिलचस्प पाया। उन्होंने देखा कि वह जिस फ्लाइट रूट का अभ्यास कर रहा था, वह लापता फ्लाइट MH370 द्वारा लिए गए अजीब रूट के समान था। लेकिन एक थ्योरी यह भी है कि लापता विमान MH370 समुद्र में डूबा ही नहीं। यह थ्योरी यात्रियों के रिश्तेदारों की रिपोर्ट पर आधारित है, जो दावा करते हैं कि इस दुर्घटना के बाद उन्होंने 4 दिन तक अपने प्रियजनों के फोन से बेल की आवाजें सुनी थीं। करीब 19 परिवारों को इसी तरह के अनुभव हुए थे, जिससे और भी इस दिलचस्प घटना की ओर ध्यान आकर्षित होता है। इन सब चीजों के चलते एक आदमी जिसने लोगों का ध्यान खींचा, दरअसल उनमें से एक परिवार के सदस्य ने चाइना टेलीविजन पर यह बताया कि वह अभी भी अपने मरे हुए भाई के फोन पर कॉल कर सकता है और उसके फोन पर बेल भी जा रही है। इस थ्योरी के चलते पॉल फ्रैंक्स नाम के एक टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट इस थ्योरी के समर्थन में आ गए और उनका मानना था कि अगर फ्लाइट समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होता तो फोन इतने लंबे टाइम तक काम नहीं करते और उनमें बेल भी नहीं जाती। पॉल फ्रैंक्स ने बताया कि जब कोई फोन गहरे पानी में डूब जाता है, खासकर समुद्री पानी में, तो उसके काम करने की संभावना बहुत कम हो जाती है, या फिर यूं कह लो कि उसका काम करना नामुमकिन हो जाता है। अगर यह किसी तरह बच भी गया तो इसे समुद्र की गहराई में सिग्नल नहीं मिलेंगे, जिससे इस दुर्घटना के बारे में डाउट पैदा हो गया। यदि विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ तो अब वह कहां था? यात्रियों के परिवारों द्वारा बताई गई बातें शायद विमान लापता होने के संकेत हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में बात करने और जांच करने के लिए अभी भी कई फैक्टर्स हैं। रोड ऑफ ब्रेड क्रम्स, रोआनोक, वर्जीनिया के रहने वाले एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर विक्टर इनेलो ने एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के एक की मेंबर्स के रूप में इंपॉर्टेंट पहचान हासिल की है। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो मलेशियन इन्वेस्टिगेटर्स से चूक गया था। विक्टर इनेलो ने उड़ान के दौरान फ्लाइट के पायलट के व्यवहार पर कंसंट्रेट किया। वो जानना चाहते थे कि पायलट जहारी ने सिम्युलेटर पर MH370 के पाथ को कैसे संभाला। उनका कहना था कि पायलट ने इसे एक कंटिन्यूअस फ्लाइट के रूप में मानने के बजाय पायलट जहारी ने उड़ान को तेज गति और अजीब तरीके से फ्लाइट को चरम सीमा पर उड़ाने का विकल्प चुना और मैन्युअल रूप से पेट्रोल को वेल एडजस्ट भी किया और तब तक फ्लाइट को तेज गति से ऊपर से नीचे लेके आया जब तक कि विमान रहस्यमय तरीके से सिमुलेशन से गायब नहीं हो गया। इस अजीब व्यवहार ने इनेलो का ध्यान आकर्षित किया और फिर विक्टर इनेलो ने फ्लाइट के बारे में और सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि जिस दिन MH370 गायब हुआ उस दिन पायलट जहारी के साथ कुछ अजीब हुआ। इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लॉस्ट एंड डिसअपीयर्ड का मानना है कि सामने आई फ्लाइट घटनाओं में कैप्टन जहारी का बहुत बड़ा रोल था। दिलचस्प बात यह है कि जहारी को अपने काम के लिए नियमित माइक्रोसॉफ्ट गेम लाइक सिम्युलेटर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। इस बात से इनेलो सस्पिशियस हो गए और उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि हो सकता है कि जहारी ने अलविदा कहने के लिए फ्लाइट सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया हो ताकि कुछ सुराग पीछे छूट जाए और हम फ्लाइट को खोज सके। इस मामले पर काम कर रहे विक्टर इनेलो के मुताबिक यह महज एक सहयोग नहीं है, बल्कि यह अनकन्वेंशनल फ्लाइट सिम्युलेटर MH370 के रहस्यमय गायब होने के आसपास की अजीब कहानी को उजागर करने में काफी महत्व रखती है। उन घटनाओं के बारे में जिनके कारण MH370 का चौंकाने वाला हादसा हुआ। साइबर कंस्पिरेसीज की स्टडी करने वाले फेमस इतिहासकार नॉर्मन डेविस के पास कुछ दिलचस्प विचार थे। उनका सुझाव था कि क्या पता फ्लाइट को दूर से हैक कर लिया गया हो और किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया हो। डेविस ने एक स्पेसिफिक टेक्निक्स के बारे में बताया जिसे कहा जाता है बोइंग हनीवेल अनइंटरप्टेबल ऑटो पायलट। इस टेक्निक से फ्लाइट को जमीन से कंट्रोल्ड करा जा सकता है। अपनी बुक स्काई ग्लोबल जर्नी इनटू हिस्ट्री में डेविस बताते हैं कि यह टेक्निक कैसे काम करती है। डेविस का मानना था कि यात्रियों के साथ फ्लाइट में कुछ सेंसिटिव मटेरियल्स को भी बीजिंग ले जाया जा रहा होगा, जिससे यह सिर्फ एक नहीं
बल्कि 2 अपहरण कोशिशों का निशाना बनी होगी। उनका मानना था कि यह घटना किसी हैकर द्वारा दूर से विमान का अपहरण करने और उसे हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया में यूएस मिलिट्री बेस की ओर मोड़ने की कोशिश से शुरू हुआ होगा। फिर विमान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोकने के लिए किसी हैकर ने रिमोट कंट्रोलर से इस काम को अंजाम दिया होगा। सितंबर 2019 में जब इन्वेस्टिगेटर्स लापता MH370 विमान की तलाश कर रहे थे, तो आयन विल्सन नाम के एक वीडियो क्रिएटर जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी एक दिलचस्प बात सामने रखी। उनका मानना था कि शायद विमान दूर कहीं जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल हो गया होगा। इयान ने साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट्स पर कंसंट्रेट करने के लिए सैटेलाइट मैप्स का इस्तेमाल किया। वेस्ट कैम्बोडिया में स्थित जंगल में एक विमान जैसा कुछ दिखाई दिया। तस्वीरों में विमान एक पहाड़ की चोटी से टकराता हुआ दिख रहा था। हालांकि MH370 के कुछ हिस्से हिंद महासागर में भी पाए गए थे, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। लेकिन लापता विमान के केवल कुछ हिस्से मिलने की पुष्टि हुई थी, और वैसे भी लोगों को विमान का समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली बात पर शक होने लगा था। लेकिन इयान और उसका भाई अपनी खोज का पता लगाने के लिए अड़े हुए थे। इयान और उसके भाई ने जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और वहां का इलाका भी खतरनाक था। इसी के चलते उनके गाइड्स वापस लौटने पर मजबूर हो गए। हालांकि गाइड्स के वापस लौटने के बावजूद दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। इन सब के बीच एविएशन स्पेशलिस्ट लेफ्टिनेंट टिम मैकमिलन ने देखा कि यह वस्तु वास्तव में एक हवाई जहाज जैसी थी। एविएशन स्पेशलिस्ट लेफ्टिनेंट टिम मैकमिलन ने कहा कि वस्तु एक विमान की तरह दिख रही थी, लेकिन यह बोइंग 777-200ER जो MH370 का मॉडल था, उसके मुकाबले बहुत छोटा लग रहा था। अंत में एक्सपर्ट्स ने पुष्टि की कि यह मलबा MH370 का नहीं, बल्कि एक अलग विमान का था। इस बड़े झटके के कारण इयन और उसके भाई जैकी ने यह खोज यहीं समाप्त कर दी। इन सब के बीच एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी सामने आया। इसके मुताबिक शायद किसी यात्री ने विमान का अपहरण कर लिया होगा। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने विमान के लापता होने की जांच की, तो इस मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट ने जोर पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेटर्स को फ्लाइट के अंदर मौजूद सामान के लिस्ट में कुछ हैरान करने वाली चीजें सामने आई। दरअसल फ्लाइट में कुछ अजीब तरह का सामान था, जिसका वजन 196 पाउंड था। यह बात फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा साझा की गई है। फ्लाइट MH370 के लापता होने के बारे में एक रिपोर्ट में और भी बातें जोड़ते हुए मिस्टर वाटरलू, जो फ्लाइट में जानबूझकर छेड़छाड़ करने वाली बात से सहमत थे, उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी। उनके मुताबिक फ्लाइट में एक ओवरलोड कंटेनर होने का फ्रेंच न्यूज़पेपर ला पैरिजियन में खुलासा किया गया है। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि फ्लाइट लोड करने के बाद फ्लाइट में सीक्रेटली 89 किलोग्राम एक्सेस वेट रखा गया था। इससे कंटेनर का वजन लिमिट से ज्यादा हो गया। अभी हम नहीं जानते कि कोई ऐसा क्यों करेगा, और यह कहना मुश्किल है कि यह जानबूझकर किया गया था या फिर गलती से। इन कार्रवाइयों ने हमें कंफ्यूज्ड और अनसैटिस्फाइड कर दिया है कि वास्तव में क्या हुआ था। एविएशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट टिम टर्मिनी का मानना है कि फ्लाइट MH370 के लापता होने के लिए फ्लाइट किडनैपिंग एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। उनका सुझाव है किडनैपिंग की साजिश किसी ड्राइवर्स ग्रुप के सदस्य द्वारा, यहां तक कि विमान के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और रिमोट टेकओवर द्वारा इस काम को अंजाम दिया जा सकता था। हालांकि एविएशन सिक्योरिटी में एक दूसरे एक्सपर्ट फिलिपा बाउम ने इस बात पर सावधानी बरतने को आग्रह किया और किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन के इस काम में शामिल होने वाली बात पर उनको शक भी था। तो फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ होगा, इसके बारे में और भी कई सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सिद्धांत से पता चलता है कि इसे दक्षिण चीन सागर में थाईलैंड और अमेरिका के बीच चल रहे मिलिट्री ट्रेनिंग परीक्षण के दौरान गलती से फ्लाइट को मार गिराया गया होगा। ये बात पॉसिबल है कि कोई मिसकम्युनिकेशन या फिर टेक्निकल एरर और यहाँ तक कि ह्यूमन फेलियर जैसे कारण से ऐसी गलती हो सकती है, जिससे ये दुखद दुर्घटना हुई होगी। एक और बात जो फॉर्मर फ्रेंच एयरलाइन डायरेक्टर मार्क टागने की ओर से आई थी, उनका दावा था कि उन्होंने विमान के लापता होने के समय कुछ एरियाज में किसी अननोन फ्लाइट की सैटेलाइट इमेजेस देखी थी और उन्हें धमकियां भी मिली थी।
उन्हें इस बात को आगे बढ़ाने से सख्त मना किया गया था और यह भी अनुमान लगाया गया कि शायद किसी दूसरे देश की सेना ने यह सोचा होगा कि यह कोई दुश्मन एयरक्राफ्ट है और इसी के चलते MH370 को निशाना बनाया गया होगा। ये कंफ्यूजन फ्लाइट के अपने डिजायर्ड पाथ से भटकने या फिर संपर्क टूटने और दूसरे विमान जैसा दिखने के कारण से हुई होगी। ब्रिटेन के लेखक जिनका नाम नाइजल कॉथॉर्न था, उन्होंने यह सुझाव दिया कि अमेरिकन और थाई फाइटर्स ने MH370 को मार गिराया क्योंकि उन्हें लगा कि यह इंडियन ओशन के डिएगो गार्सिया आइलैंड पर उनके मिलिट्री बेस की ओर बढ़ रहा था। वे चिंतित थे कि शायद यह एक खतरा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ नाइजल कॉथॉर्न कहते हैं कि MH370 का गायब होना एक बड़े कवर अप का हिस्सा था। उन्होंने इस बात पर विचार भी किया कि किसी देश या लोगों के ग्रुप ने पॉलिटिकल कारणों से यह सब प्लानिंग बनाई होगी। इस प्लानिंग में गड़बड़ी पैदा करना, दूसरे देश को दोष देना या फिर विमान में से सीक्रेटली एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल चीजों को लूट कर ले जाना शामिल हो सकता है। फ्लाइट में मौजूद एक यात्री के फ्रांस के रिलेटिव जिनका नाम सेलिना वाटरलू था, उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना ने चीन जा रहे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जब्त करने के लिए MH370 को मार गिराया था और सच्चाई को छुपाने के लिए ग्लोबल कवर अप पर पर्दा डालने का नाटक किया गया था। लेकिन दोस्तों, इन सारी बातों के सपोर्ट में ज्यादा सबूत नहीं है। यह साबित करना मुश्किल है कि इनमें से कुछ भी रियलिटी में हुआ भी था या नहीं। और इन सारी बातों के साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं, जैसे कि सबसे पहले इसका कोई ठोस सबूत या उसकी कोई क्लियर वजह नहीं है कि कोई विमान को क्यों मार गिराएगा। और इन्वेस्टिगेटर्स को MH370 के पास मिसाइलों या लड़ाकू विमानों का कोई सबूत नहीं मिला है और हम नहीं जानते कि क्या कोई देश इसे पहले ही मार गिराना चाहता था या नहीं। और किसी सरकारी अभिनेता के द्वारा फ्लाइट को मार गिराने वाली बात का भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। और तो और सैटेलाइट इमेजेस और गुमनाम धमकियां मिलना, इन सभी बातों को ऑफिशियल सोर्सेज की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। इसके अलावा जरा आप खुद ही सोचो कि अगर सच में किसी नागरिक ने विमान को मार गिराया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ गया होता। और वैसे भी इस तरह की घटना को अंजाम देना कोई हंसी का खेल नहीं है। तो हम नहीं जानते कि मलेशियन फ्लाइट MH370 के साथ रियलिटी में क्या हुआ होगा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों और एक्सपर्ट के पास बहुत सारी बातें तो हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास उन बातों को सच साबित करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा सच लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।